नमस्कार. मराठा विद्याप्रसारक समाज नाशिक संचलित KRT आर्ट्स, BH कॉमर्स एंड AM साइंस KTCM कॉलेज नासिक के हिंदी विभाग की ओर से मैं प्राध्यापक डॉक्टर PV कोट में आप लोगों के सामने S4 इस विषय का अगला लेक्चर शब्द शक्तियों का सामान्य परिचय को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। S4 विषय काव्यशास्त्र, इस विषय का तुम लोगों ने इसके पूर्व काव्य का स्वरूप, काव्य की परिभाषाएं, काव्य के हेतु, काव्य के प्रयोजन, काव्य के तत्व, इन विषयों का अध्ययन किया है या तासिकाओं के माध्यम से इन विषयों को आत्मसात कर लिया है, समझ लिया है, उसका ज्ञान ग्रहण कर लिया है। अतः अगला विषय हमें काव्यशास्त्र का ही महत्वपूर्ण विषय शब्द शक्ति या शब्द शक्तियाँ, इनका सामान्य परिचय हमें समझना है। इसमें प्रथम जो शब्द शक्ति है वह अभिधा। तो आज हमें शब्द शक्ति का स्वरूप, शब्द शक्ति के भेद और उसमें प्रथम जो शब्द शक्ति है अभिधा, इसका परिचय सोधारण समझना है। तो आप लोग काव्यशास्त्र का इसके पूर्व का जो अध्ययन है उसी का क्रम आगे या शब्द शक्ति के माध्यम से रखकर इस विषय को यहाँ देखिए, समझिए, ग्रहण कर लीजिए। तो चलिए अभी हमें अभिधा शब्द शक्ति का परिचय आज कर लेना है। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, आज हमें शब्द शक्ति इस विषय का अध्ययन करना है। आप लोग शब्द जानते हैं, शब्द कितने महत्वपूर्ण होते हैं। वही शब्द काव्य के लिए भी, साहित्य के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। शब्द और अर्थ का काव्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वे काव्य के मूल तत्व हैं। शब्द और अर्थ के बिना साहित्य की निर्मिति असंभव है। सार्थक शब्दों के माध्यम से ही साहित्यकार अपने भावों, विचारों, कल्पनाओं, अनुभूतियों को व्यक्त करता है। शब्द और अर्थ का संबंध यहाँ घनिष्ठ होता है। जिस प्रकार जल के बिना लहर की और लहर के बिना जल की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार शब्द के बिना अर्थ की और अर्थ के बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती। तो साहित्य का निर्माण शब्दों के द्वारा ही होता है। शब्दों के बिना न तो कुछ लिखा जा सकता है और न कुछ विचार व्यक्त किए जा सकते हैं। तो इसलिए हमें शब्द शक्ति का यहाँ जो परिचय है बड़े ध्यान से समझना है। हमारे मन में संसार जगत से संबंधित
जो भाव उत्पन्न होते हैं वे शब्दार्थ को लेकर उत्पन्न होते हैं। शब्द की शक्ति असीम है, यानी उसकी सीमा नहीं है। एक शब्द यहाँ कई प्रकार के परिणाम कर सकते हैं, इसलिए उसकी कोई सीमा नहीं है। शब्द के उच्चारण के साथ ही हमारे मन, मस्तिष्क, कल्पना और अनुभूति पर प्रभाव पड़ता है। जैसे इमली, अचार या कोई मीठी चीज़ का उच्चारण सुनते ही मुंह में पानी भर आता है, उसी प्रकार भूत या कोई दुर्घटना सुनते ही हमारा जो मन है वह भय से ग्रस्त हो जाता है। यह प्रभाव अर्थगत होता है, इसलिए जिस शक्ति के द्वारा यह अर्थगत प्रभाव पड़ता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। तो यहाँ अर्थबोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहा जाता है। इस तरह हमारे भारतीय आचार्यों ने यहाँ शब्द शक्तियों का बड़े ही सूक्ष्मता से चिंतनपरक अध्ययन किया है। जो शब्द हम बोलते हैं उसका अर्थ यहाँ होता है या उसका संबंध अर्थ से होता है। जीवन में शब्द और अर्थ का महत्वपूर्ण स्थान है। शब्द विचारों के वाहक होते हैं। हम जो बोलते हैं वह सामने वाला श्रोता उसे ग्रहण करता है, समझता है। इस प्रकार शब्द ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं, यानी सुनने वाले कोई ना कोई बोध होता है, ज्ञान होता है, और ऐसे शब्द यहाँ ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं। एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। शब्द अक्षरों का समुदाय होता है जो हमें अर्थ का बोध कराता है। हम शब्द को सुनकर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वह अर्थ है। इस प्रकार शब्द और अर्थ का परस्पर संबंध होता है। यही संबंध शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द शक्ति एक व्यापार है जिससे हमें शब्दों का अर्थ मालूम होता है। तो ऐसी शब्द की शक्ति असीम है। शब्द उच्चारण के साथ ही हमारे मन, कल्पना और अनुभूति पर प्रभाव पड़ता है। और ऐसे यहाँ शब्दों का जो महत्व है जैसे सामान्य व्यवहार में है, उसी प्रकार हमारे यहाँ शब्दों का जो महत्व है वह हर बात में रहता है। तो यह साहित्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो यह जो प्रभाव है यह अर्थगत होता है। इसलिए जिस शक्ति के द्वारा शब्द का अर्थगत प्रभाव पड़ता है वह शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द का अर्थबोध कराने वाली शक्ति ही यह शब्द शक्ति है। यह एक प्रकार का शब्द और अर्थ का संबंध है और शब्द का अर्थगत व्यापार है। इस शक्ति का भारतीय काव्यशास्त्र में बड़ा ही वैज्ञानिक विवेचन हुआ है या किया गया है। तो आप लोगों ने यहाँ अर्थबोध कराने वाले शब्द और अर्थ को यहाँ समझ लिया है कि यह शब्द और अर्थ का जो बोध होता है वह भाषा में हमें 3 प्रकार से दिखाई देता है, जिसे वाचक, लक्षक और व्यंजक कहते हैं। इनके अनुसार ही अर्थ भी 3 प्रकार के होते हैं, वाचार्थ, लक्षार्थ और व्यंग्यार्थ। इन वाचक शब्दों से वाचार्थ, लक्षक शब्द से लक्षार्थ और व्यंजक शब्द से व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली 3 शब्द शक्तियाँ होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो आप लोग यह तालिका देख सकते हैं। तालिका में पहले शब्द शक्ति है, उसके बाद शब्द है, उसका अर्थ है, नीचे फिर एक एक शब्द शक्ति है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, उसका शब्द है, उसका अर्थ है। तो जैसे अभिधा का वाचक शब्द है, शब्द वाचक, और उसका अर्थ है वाचार्थ। तो यहाँ वाचार्थ शब्द तुम लोगों के सामने है। उसी प्रकार
दूसरी जो शब्द शक्ति है वह लक्षणा है। तो लक्षणा शब्द शक्ति का भी परिचय तुम लोगों के सामने है कि लक्षणा का जो शब्द है वह लक्षक है और उसका अर्थ है लक्षार्थ। तीसरी शब्द शक्ति है व्यंजना। तो व्यंजना का यहाँ शब्द है व्यंजक और उसका अर्थ है व्यंग्यार्थ। तो ऐसे तीन शब्द शक्तियों का भेद तुम लोगों के सामने है और उनसे जो अर्थ निकलता है वह उनका यहाँ एक का वाचार्थ है, दूसरे का लक्ष्यार्थ है और तीसरे का व्यंग्यार्थ है। यानी तीन आधारों से अर्थ निकलता है, इसलिए इन्हें तीन भेदों में यहाँ विभाजित किया गया है। इसलिए हमें अभी एक एक करके यहाँ समझना है, क्योंकि इसके पूर्व तुम लोग समझ लिया शब्द सुनकर ही हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वह अर्थ है और उस अर्थ शब्द और अर्थ के परस्पर संबंध को ही शब्द शक्ति कहते हैं। तो यहाँ तीन शब्द शक्तियों से तुम लोग परिचित हो गए हैं और इन तीन शब्द शक्तियों के माध्यम से अभी तुम लोग समझना है कि पहली शब्द शक्ति का स्वरूप क्या है और वो स्वरूप समझने के लिए हमें उसका सोदाहरण परिचय देखना है। तो यहाँ पहली जो शब्द शक्ति तुम लोगों के सामने है अभिधा शब्द शक्ति कि जिसमें मुख्यार्थ का बोध होता है। तो ये मुख्यार्थ का बोध कराने वाली जो शक्ति है उसे अभिधा कहते हैं। तो यहाँ शब्द के मुख्य अर्थ का बोध होता है, इसलिए उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। इससे शब्द का सामान्य प्रचलित मुख्य अर्थ समझ में आता है। मुख्य या प्रथम अर्थ का बोध कराने कारण अभिधा शब्द शक्ति को मुख्या या अग्रिमा भी कहते हैं। जिस शब्द से मुख्य अर्थ का बोध होता है वह वाचक और उससे निकलने वाले मुख्य अर्थ वाचार्थ होता है। यानी जिस शब्द से मुख्य अर्थ का बोध होता है वो क्या होते हैं, वाचक होते हैं। यानी तालिका के माध्यम से तुम लोग समझ गए शब्द और अर्थ का क्या संबंध है। तो वह वाचक होते हैं और उससे निकलने वाले मुख्य अर्थ को क्या कहते हैं, वाचार्थ कहते हैं। इस प्रकार या अर्थों का बोध जिससे होता है या नाम या सूचना मिल जाती है उसे अभिधा कहते हैं। जैसे हाथी शब्द हो, घोड़ा शब्द हो या अन्य कोई भी प्राणी हो, उसका उच्चारण करते ही यहाँ जिन्हें उस शब्द का ज्ञान है वह उसके आंखों के सामने वो चित्र उपस्थित हो जाता है। वह जो बोध है उसे हो जाता है कि जैसे कोई प्राणी का उच्चारण करते हैं तो घोड़ा है तो 4 पैर 1 पूंछ वाला जो प्राणी है वह तुम लोगों की आंखों के सामने आ जाता है। इसी प्रकार यहाँ हम जो सुनते हैं तो वह उसी प्रकार हम बोध लेते हैं, उसी प्रकार चित्र हमारे आंखों के सामने उपस्थित हो जाता है। जैसे बैल, गधा, गाड़ी या हवाई जहाज, इस प्रकार वह शब्द आ जाता है। जैसे आज कोरोना शब्द है, कोरोना शब्द एक लैटिन शब्द है, यानी लैटिन भाषा से आया हुआ ये कोरोना शब्द है। लेकिन कोरोना ये नाम सुनते हुए महामारी का चित्र लोगों के सामने आ जाता है, या जो विषाणु का चित्र दिखाया है वो विषाणु का चित्र लोगों के सामने आ जाता है। आज छोटे बालक से लेकर बूढ़े तक ये शब्द क्या हुआ है, परिचित हो चुका है, उसका ज्ञान हो चुका है, उसका बोध हो चुका है। और ऐसा एक तो महामारी या ऐसा उसका जो चित्र दिखाते हैं टीवी पर, उस चित्र के माध्यम से लोग वह सामने लाते हैं। तो ऐसे कोरोना शब्द का मुख्य अर्थ हमारे सामने आ जाता है। तो यह क्या है, वाचक है। इनके उच्चारण से ही मूल अर्थ का हमें क्या होता है, बोध होता है। तो ऐसे यहाँ एक उदाहरण हम देखते हैं कि गाय लाओ। तुम लोगों के सामने एक वाक्य है गाय लाओ। तो इस वाक्य का अभिधा शब्द शक्ति से अर्थ मालूम होता है जब इन शब्दों का उच्चारण करते ही सुनने वाला व्यक्ति 4 पैर 2 सींग 1 पूंछ वाला प्राणी लाता है तो उसे उस शब्द का बोध हुआ है, इसलिए वह इस प्रकार के कार्य से वह अवगत हो जाता है। इस प्रकार जहाँ पर मुख्य अर्थ का बोध होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति का ज्ञान अनुभव, कोश और व्यवहार से मालूम होता है। जीवन में जो हम अनुभव करते हैं या शब्दकोश में कभी कभी
कठिन शब्द का अर्थ देखते हैं, डिक्शनरी जिसे कहते हैं, तो उससे भी हमें उस शब्द का अर्थ मालूम हो जाता है। और कुछ शब्द हमें अनुभव से मिल जाते हैं, कुछ शब्दों के अर्थ अनुभव से मिल जाते हैं या व्यवहार से मिल जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ गाय के माध्यम से जो बोध होता है वह बोध तो लोगों के सामने है। ऐसे ही यहाँ कोई दूसरा प्राणी है, तो बैल घास खा रहा है, तो इस वाक्य में बैल जो है जानवर विशेष को कहते हैं। घास वस्तु का नाम है, खा रहा है क्रियापद है, अतः यहाँ इन वाचक शब्दों से जो सीधा अर्थ बोध होता है या हो रहा है वह अभिधा व्यापार है। तो उस अभिधा व्यापार को या वाचक शब्द और अभिधा व्यापार ही भाषा का मूल आधार है। तो यहाँ अभिधा शब्द शक्ति से जो अर्थ 3 प्रकार सामने आते हैं, योग अभिधा, रूढ़ अभिधा और योग रूढ़ अभिधा, तो यह उसके भेद सामने आते हैं। इसी प्रकार अभिधा से जो अर्थ मिलते हैं वो भी 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ वाचक शब्द से जो अर्थ मिलते हैं वो 4 प्रकार के संकेतित अर्थ हमारे सामने आते हैं। एक है जातिवाचक, दूसरा है गुणवाचक, तीसरा है क्रियावाचक और चौथा है संकेतवाचक। जातिवाचक शब्द का मतलब है कि जिस शब्द से जाति स्पष्ट हो जाती है या स्पष्ट करता है, जैसे गाय, पक्षी, वृक्ष, मनुष्य आदि का बोध यह उसके जाति से हो जाता है। उसी प्रकार गुणवाचक शब्द सुनते ही हमें गुण का बोध हो जाता है, जैसे गोरा, काला, मीठा, अच्छा, बुरा, तो यह उसके क्या है, गुण हमारे सामने आ जाते हैं कि वह व्यक्ति बुरा है, वह व्यक्ति अच्छा है, तो वह गुण हमें उससे स्पष्ट हो जाते। तीसरा है क्रियावाचक शब्द, यानी जहाँ लाना, खाना, रहना, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, लिखना, बोलना आदि क्या है, क्रियावाचक शब्द हैं, तो वहाँ क्रिया का बोध होता है। घोड़ा लाना, गाय लाना, तो ये क्या है, वह क्रिया का बोध कराते हैं। चौथा है संकेतवाचक शब्द, तो यहाँ पदार्थों का, व्यक्तियों का बोध कराने वाले जो संकेत है इन शब्दों से होते हैं, जैसे पानी, दूध या साइकिल, मोटर गाड़ी या मोटर कार, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो क्या है, संकेतवाचक है। तो ये शब्द उच्चारण करते ही वो हमारे सामने यहाँ उनके चित्र आ जाते हैं। इस प्रकार अभिधा शब्द शक्ति के ये जो 4 प्रकार हैं, 4 प्रकार के बोध हमें व्यवहार में होते हैं। इसी के माध्यम से हम व्यवहार में जो कार्य करते हैं, व्यवहार में हम भाषा का जो प्रयोग करते हैं, उस भाषा के माध्यम से यहाँ शब्द व्यापार चलता है और शब्द व्यापार के माध्यम से ही हमारे भाव और विचारों का आदान प्रदान होता है। हम भाव और विचारों का समाज में, व्यवहार में क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, और उस आदान प्रदान के लिए यहाँ इन शब्दों की ज़रूरत होती है, और सुनने वाला जो श्रोता है उसी प्रकार उसका अर्थ ग्रहण करता है, और यहाँ 2 व्यक्तियों में इस तरह शब्द और अर्थ के माध्यम से व्यापार चलता है। तो यह हमारे मनुष्य के लिए यह शब्द व्यापार बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे यहाँ अभिधा शब्द शक्ति को आचार्य भट्टनायक ने महत्वपूर्ण शक्ति माना है। यानी प्राचीन काल में संस्कृत काव्यशास्त्र में यहाँ आचार्य भट्टनायक ने इस शब्द शक्ति को महत्वपूर्ण शब्द शक्ति माना है। इस शब्द शक्ति के द्वारा ही हमें शब्दों का अर्थ बोध होता है। वक्ता शब्द कहता है, श्रोता उसे ग्रहण करता है और उसे उसका मुख्य अर्थ मालूम हो जाता है। इसलिए अभिधा शब्द शक्ति में जो काव्य होता है वो उत्तम काव्य कहलाता है, उत्तम काव्य होता है। उससे रस की निष्पत्ति होती है। सुनने वाले जो पाठक है या पढ़ने वाले जो पाठक है उन्हें उसका बोध हो जाता है, उन्हें आनंद मिलता है और आनंद से वो लालायित हो जाते हैं। इस प्रकार वहाँ रस की निष्पत्ति होती है। इस दृष्टि से यह अभिधा शब्द शक्ति यहाँ महत्वपूर्ण है। तो तुम लोग इस अभिधा शब्द शक्ति को अच्छी तरह से समझ गए। अभी या हमें अगली जो शब्द शक्ति है, अगले लेक्चर में लक्षणा शब्द शक्ति